ज्यादा किसी ने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नहीं खेला है। प्रेशर टैक्टिक्स है कि हमारे साथ जो ट्रेड डील हो सबसे ज्यादा हो, और ज्यादा ही ना हो, हमारे फेवर में हो। क्या आज के दिन ये संभव है? बड़ी कंट्रीज का छोड़िए, छोटी कंट्री भी इस चीज को मानने को तैयार नहीं। तो अमेरिका के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है। ठीक है, 86/11 हो गया पास, लेकिन क्या अमेरिका में एक राय है? उनको एक दहशत है अमेरिकन पब्लिक को कि कहीं अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तरह का कुछ कर दिया तो अमेरिकन इकोनॉमी का क्या होगा। दो बड़ी इकोनॉमी से अपने को डीकपलिंग करना, पार्शली ही सही, कितना डैमेजिंग हो सकता है, इसको आप सोचिए। आयल की जहां तक बात है, अब भारत पर आते हैं। भारत की अपनी स्ट्रेटजी क्या है? आर्थिक रूप से देखिए पहले, भारत की अपनी स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है। वो बात अलग है, वेस्ट उसको रीड कर ही नहीं पा रहा है। एक जैसे पुअर स्टूडेंट होता है, चाहे 4 बार आप होमवर्क दीजिए नहीं समझ पाता है। भारत की अपनी स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है, हैविंग ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद ईच एंड एवरीवन। वो एक के साथ नहीं है कि केवल रशिया के साथ है या केवल इसराइल के साथ है, ऐसा नहीं। वो सबके साथ चाहता है, सऊदीया के साथ भी चाहता है, वो चाहता है कनाडा के साथ भी, और अमेरिका के साथ ऑफकोर्स चाहता है। तो हमारा कहने मतलब वो आसियान भी उतना अच्छा है उसके लिए जितना उसके लिए ब्रिक्स अच्छा है। तो वो सबके साथ ये चाहता है। और सबसे बड़ी चीज, जो इमर्जिंग इकोनॉमी ग्लोबल साउथ है, उसको आज अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो भारत कर रहा है, जो भारत की क्रेडिबिलिटी को और स्थापित करता है। अब अगर मान लीजिए कि ट्रेड वार फिर से किसी प्रकार का आता है, तो पहली चीज तो दुनिया में अब कोई ट्रेड एजेंसी बची नहीं है, WTO टाइप की कोई एजेंसी अब बची नहीं। राइट। अब भारत के सामने यह है कि अपनी ग्रोथ इंजन को मेंटेन रखना। राइट। अब वो दो तरीके से कर रहा है। जो हमारी क्रिटिकल आवश्यकताएं हैं उसको अभी फिलहाल इंपोर्ट करते रहे, जहां से भी डाइवर्सिफाई कर। जैसे ऑयल की बात आती है, वो कुछ कंट्रीज से 40 कंट्रीज पर पिछले 6 महीने में चला गया। आप राइट। इस रूप में देखिए, क्रिटिकल आप जो है तो मिनरल्स में देखिए, तो वो स्वदेशी की तरफ भी बढ़ चुका है। यदि सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है ग्लोबली को, तो जी। स्वदेशी पर है। एनर्जी पर देखते हैं तो स्वदेशी की तरफ अभी कल ही आया है, परसों ही आया है कि कॉम्प्रेस्ड बायोगैस को जो है हम 3% से लेकर 5% तक बढ़ाने जा रहे हैं। तो राइट। कहने का मतलब भारत एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी के तहत और बहुत प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ, और जी। उसको हर 6 महीने पर रिव्यू करते हुए, हर 3 महीने पर रिव्यू करते हुए अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करता हुआ चल रहा है, विदाउट डैमेजिंग एनी रिलेशनशिप ग्लोबल। दैट्स राइट। इट। ऑलराइट सर, पॉइंट टेकन। जनरल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जैसा कि मनन सर भी कह रहे हैं कि हम डील्स तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी स्क्वाड्रन की जो स्ट्रेंथ है सर अभी कम है। तो क्योंकि हम अभी टू फ्रंट वॉर है सर हमारे सामने, चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश को भी हम काउंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन सर अभी जो सिचुएशन है, आप देखिए अरुणाचल वाला जो एंगल है, चिकन नेक वाला एंगल देख लीजिए, इधर दौलत बेग ओल्डी वाला इलाका देख लीजिए, राजस्थान और जम्मू कश्मीर बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है। तो हमें बहुत स्ट्रांग करना है अपनी एयर पावर को। तो क्या कोई क्विक रास्ता नहीं है कि हम रेडी टू यूज़, जैसे रशिया के साथ जो हम अभी डील हमारी पुरानी है, हम उनके जेट्स को अभी भी फ्लाई कर रहे हैं, तो क्यों नहीं रशिया के साथ हम गया कि ठीक है थोड़ी स्क्वाड्रन को स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि राफेल की जो कमीशनिंग होनी है तो उसमें बहुत वक्त लगेगा। ये चीज़ें धीरे धीरे होती हैं, एक साथ ऐसा नहीं, खिलौना नहीं कि 100 खिलौने लाके आपने अपने सेंट्रल कमांड, वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड पे डिप्लॉय कर दिए, उड़ाओ भाई इनको। ये एक अलग अलग फेजेस में सर होता है, धीरे धीरे ये चीज़ें होती हैं और इसमें बहुत वक्त लगेगा। लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं है सर, जिस तरह की सिचुएशन चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारे साथ है। जनरल साहब। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसीलिए अगर आप देखें, ये आज की डिसीजन नहीं है, ये बहुत पहले का डिसीजन है कि राफेल जो फ्लाई ओवर कंडीशन में हमने लेने हैं। राइट। तो जो सबसे पहला जो इंस्टॉलमेंट है वो फ्लाई ओवर कंडीशन में आना है, राइट यानी सर। कि वो सीधा उड़ के आएंगे और इस्तेमाल हो जाएंगे। राइट सर। और जो हमारा ये एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके लिए हमें राफेल ही चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके बारे में बातचीत कर रखी है। तो स्टेज 1 जो है, कुछ स्क्वाड्रन हमें फ्लाई ओवर कंडीशन में चाहिए और उसके इसी मुताबिक डील हुई है। उसके बाद में फिर जो प्रोडक्शन है, एक्चुअली थोड़ा कैलकुलेशन हमारा बिगड़ गया अमेरिका के कारण। अगर 404 इंजन जो है, G404 हाँ। इंजन अगर टाइम पे आ जाता, तो जो हमारा तेजस है, हाँ। वो अभी तेजस की स्क्वाड्रन जो है वो अभी मैच्योर होने शुरू हो जाती। राइट सर। तो उससे ये झटका नहीं लगता। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, मेरे लेख भी आपने शायद अगर देखे होंगे, तो
कि इस समय सिक्योरिटी में इट इज नॉट दैट थ्रेट इज नॉट ओनली फ्रॉम दी एडवर्सरीज या फ्यूचर एडवर्सरीज, हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी एक हमारे लिए थ्रेट बन रहे हैं अगर उनकी पॉलिसीज जो हैं वो सही नहीं होती, तो उस चीज़ का भी हमें ख्याल करना पड़ेगा। और इसीलिए आपको ध्यान होगा कि भारत ने कई जगह हाथ पांव मारने शुरू कर दिए थे इंजन के लिए, और इंडिजिनस भी इंजन के लिए बातचीत करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि अकेले उसी के ऊपर, इंजन के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं, और उसी के ऊपर अगर हमारा पूरा मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम डिपेंडेंट है और उसी ने गड़बड़ शुरू कर दी तो फिर मुसीबत हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए भारत इज कीपिंग ऑल ऑप्शंस ओपन। हम लोग अपने सारी जो ऑप्शंस हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ऐसी सिचुएशन पड़ी तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि अभी रूस भी इस हालत में नहीं है कि आपको डायरेक्टली सीधा फ्लाईओवर कंडीशन में दे दे, उसको भी टाइम चाहिए, ऐसी बात नहीं है। तो जो अभी डिस्कशंस हो रहे हैं, टाइम उसे भी चाहिए, हालांकि शायद कम टाइम चाहिए, लेकिन टाइम उसको भी चाहिए बनाने के लिए। तो अभी तो फिलहाल ये है कि दो स्टेज में जो आपने सवाल पूछा, कुछ फ्लाईओवर एयरक्राफ्ट हमें चाहिए, जो जिसमें चाहे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो या ना हो, लेकिन हवाई जहाज चाहिए। उसके बाद में आगे को प्रोडक्शन होगा, और बाकी सारी जो डील्स हैं वो मेरे विचार से तब तक मैच्योर होंगी। सर एक सवाल मेरा ये भी था, जैंगडू जो J-10 J-20 चाइना प्रोड्यूस कर रहा है सर, जिसके लिए एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया गया राफेल को कि राफेल पाकिस्तान ने मार कर गिरा दिया है। इंटरनेशनल मीडिया और फर्टर्निटी पे और चाइनीज़ के जो सरकारी चैनल और जो वहाँ का माउथ पीस है, उसने बहुत कोशिश की सर राफेल के एंटी राफेल एजेंडा सेट करने की, भारत के खिलाफ एजेंडा सेट करने की। और दुनिया भर में लोग यही पूछते हैं सर, जब भी बात होती है तो कि भाई आप, पाकिस्तान ने क्या सच में आपको हरा दिया, क्या सच में पाकिस्तान ने आपके राफेल गिरा दिए थे? तो ये कॉन्सेप्ट जो बिल्ड इन किया है चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर, ये इसके बारे में भी सर थोड़ा मैं आपसे समझना चाहता हूँ। दूसरा ये कि जो जे सीरीज के फाइटर जेट चाइना बना रहा है सर, वो कितना बड़ा थ्रेट है इंडिया के लिए? देखिए, ऐसा है कि नैरेटिव वॉरफेयर एक पार्ट ऑफ वॉरफेयर बन गया है, इसमें कोई शक नहीं। जी। और ऑपरेशन सिंदूर में जैसे चीनी इक्विपमेंट और अमेरिकी इक्विपमेंट दोनों को जब मार पड़ी, तो दोनों के जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने काफ़ी हद तक इंटरनेशनल मीडिया को खरीदा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि नैरेटिव वॉरफेयर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में आप सिर्फ झूठ पे नहीं चला सकते। तो होता क्या है कि उसमें कम से कम 40-50% ट्रुथ भी होना चाहिए, तभी आपका नैरेटिव वॉरफेयर सक्सेसफुल होता है। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है नैरेटिव वॉरफेयर का। तो हुआ क्या कि शुरू में उनका चला नैरेटिव वॉरफेयर, और शायद इधर भारत ने भी कुछ सबक सीखे कि हमें भी नैरेटिव वॉरफेयर पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मिसाल के तौर पे वो अपने प्रोग्राम, प्राइम प्रोग्राम जो है अमेरिकी, जो पाकिस्तानी और चीनी है, ये उस समय चला रहे थे जब पूरा वर्ल्ड जगा हुआ होता था, और हम लोग अपना जो प्रोग्राम है वो उस समय चलाते थे, जो हमारी मेन ब्रीफिंग्स होती थी वो उस समय चलाते थे जब इंडियंस जगे हुए होते थे। तो बाद में इसको 2-3 दिन बाद ये ध्यान आया कि नहीं यार, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। उसके बाद में शायद